दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज अपनी दूसरी वीडियो में एसएससी सक्सेस प्लानर का सेकंड पार्ट लाई हूँ, जिसमें कि मैं एसएससी में होने वाले और भी 8 एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में CHSL और CGL का कवर किया था। आज जान ले कि एसएससी CGL मोर देन 10,000 जॉब्स एक्सपेक्ट करता है, तो इसकी रिक्रूटमेंट हर साल काफ़ी बढ़ती है। मैंने 2020 टू 21 का डेटा डाला है। मैं एवरी ईयर का अपडेशन देती रहूँगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जान ले डिटेल सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। हर एक टॉपिक एंड सब टॉपिक के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि तैयारी करने से पहले हमें कईयों को यही नहीं पता रहता है कि सिलेबस क्या है। तो मैं टिप्स एंड स्ट्रैटेजी, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ टू सॉल्व एंड डू सच क्वेश्चंस, तो उससे पहले मैं सिलेबस डिटेल में बताऊंगी और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चंस भी डाल दिए। ओके, सो इन माय अपकमिंग वीडियोस आई विल प्रोवाइड यू preparation strategy, and before that I'll provide you shortcut methods and how to solve that particular question. पहला सेक्शन हमारा आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ के मेन कॉमन टॉपिक्स इसमें इंसर्ट किए हैं। सिनोनिम यानी कि जिनके सेम मीनिंग होते हैं, पहला ये आपका देखने को मिलता है। एंटोनिम इसका अपोजिट होता है, यानी कि जिसके मीनिंग डिफ़र होते हैं, अलग होते हैं। होमोनिम्स जो कि थर्ड है। होमोनिम्स क्या होते हैं आपके, ईच ऑफ 2 or more words having the same spelling and pronunciation but different meanings or origins, यानी कि एक जैसे कहने वाले पर एक जैसी उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है पर उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल डाले हैं, मेल जो कि आपका मेल होता है, मेल जो कि आपका जेंडर होता है। सिमिलरली ऐसे ही लोन, मेड बनाना, मेड काम वाली, आर्क, मीन इट, 8 इज अ नंबर, बैड एंड बैड। ठीक है। फोर्थ क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक वर्ड को ओमिट करना। ये आपका एरर कनेक्शन ओमिट में भी आता है, विच कंसिडर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ मिसलेनियस सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलता है कि एक वर्ड का सब्सटीट्यूशन आपको करना पड़ता है टू गिव इट अ मीनिंगफुल पैटर्न ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको मीनिंगफुल पैटर्न देते हैं। अगर उसका मीनिंग कोई नहीं निकलेगा, मीन्स मीनिंगफुल पैटर्न का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है ऐसे इंग्लिश में होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज़ अ वेरी बेसिक फॉर्मूला कि आपको सेंटेंस का मीनिंगफुल पैटर्न कैसे निकले। ऐसे ही सेंटेंस कंप्लीशन होता है कि सेंटेंस अधूरा कैसे रह जाए। सब्जेक्ट यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, पूरा सेंटेंस का ध्यान किस पे दिया गया उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब के बिना, वर्ब कितने होते हैं, हेल्पिंग एंड लीडिंग, तो वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा है। एंड टू डिटरमाइन व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सेंटेंस कंप्लीशन इज दैट ऑब्जेक्ट, कि उसका मोटिव। सेंटेंस इम्प्रूव होता है, वन ऑफ द सेम थिंग कि गलती निकालें, उसे एडिट करना है या ओमिट करना है। एडिट मतलब इंसर्ट करना है, ओमिट मतलब हटाना है, तो उसको इम्प्रूव करके मीनिंगफुल पैटर्न दे, रॉन्ग से राइट बनाए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मैं अलग से लेक्चर लाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी इंट्रोडक्शन डाल दिया है, तो पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन जानना काफ़ी ज़रूरी है। स्पेलिंग टेस्ट में आपका क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक स्पेलिंग लिखी जाती है, नॉट स्पेलिंग राइट बट आपको रॉन्ग स्पेलिंग लिखी जाती है कि इस तरीके से लिखी जाती है कि आप पढ़ लें उस तरीके से। तो 4 स्पेलिंग दी जाती है जिसमें कि 3 इनकरेक्ट होते हैं, एंड यू हैव टू ऑप्ट और चूज़ 1 करेक्ट आंसर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं। एक्टिव एंड पैसिव क्या होती हैं, वर्ब की वॉइसेस होती है, ये भी मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी हम सिर्फ टॉपिक के बारे में जानेंगे, इतने जल्दी नहीं बढ़ना है आगे। इंट्रोडक्शन, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हमें समझना है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देखिएगा ज़रूर। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि ये आपकी स्पीच होती हैं 2।
फर्स्ट डायरेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट। तो इनका नरेट कैसे करना है, इनको कन्वर्ट कैसे करना है स्पीच में। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, इसमें क्या आता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज एंड मेन क्लॉज, की सेंटेंस को उस पार्ट में शफल करना कि वो आपको राइट सेंटेंस दे विद अ मीनिंगफुल पैटर्न, जो मैंने अभी समझाया सेंटेंस क्या होता है। एंड शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, क्या होता है कि एक पैसेज में आपको सेंटेंस शफल करने पड़ते हैं। क्लोज पैसेज में क्या होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, किस में से, आरसी में से, जो अनसीन पैसेज आएंगे, बिना देखे हुए पैसेज आपको मिलते हैं, उसमें से आपको एक वर्ड भरना पड़ता है। और फिल इन द ब्लैंक्स आपके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस, कुछ भी आ सकता है कि अगर आपको कोई स्टोरी फिल इन द ब्लैंक में दी है इन अ प्रेजेंट टेंस, तो वो आपको टेंस पकड़ के आगे प्रेजेंट में ही लिखना पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देख लिए होंगे, तो इसमें आपने देखा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है जानना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये डेटा कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो जैसे कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, या एरर डिटेक्शन हो गया, यानी कि एरर को निकालना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, यानी कि सेंटेंस को रीअरेंज करना उस वे में कि वो राइट हो और मीनिंगफुल पैटर्न दे। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसकी अलग से वीडियो निकालूंगी, इतनी जल्दी नहीं भागना है। सिनोनिम एंटोनिम मैंने बताया कि सिमिलर मीनिंग एंड डिफरेंट मीनिंग रिस्पेक्टिवली। एक्टिव पैसिव मैंने बताया, वॉइस हैंड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने बताया स्पीच है, तो इनके एक 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्रेज सब्स्टिट्यूशन हो गया, कौन कौन से मैंने बताया, प्रिंसिपल। स्पेलिंग करेक्शन हो गई कि स्पेलिंग जो आपको राइट है वो आपको ऑप्ट करनी है, चूज़ करनी है जो राइट आंसर है, तो उसके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जानना काफ़ी ज़रूरी था कि कितने क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है कि काफ़ी इजी सेक्शन है ये, माइंड शार्प करने के लिए जो होता है वो ये है कि मैंने ये भी प्रीवियस ईयर के डेटा से निकाला है कि एनालॉगी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये क्या होती है अभी मैं आपको आगे इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। इसका लेवल क्या आता है यह जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, ईजी से मॉडरेट ही है, मतलब ठीक ठाक वाला आ जाता है, सो वाला, ओके ओके वाला। ऑड वन आउट 2 से 3 आते हैं। ऑड वन आउट में क्या होता है कि 3 इवन चीज़ होएगी, एक आपको अलग दिखेगी, तो वो ऑड आपको ऑमिट करना है एंड दैट विल बी योर आंसर। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या होता है कि आपको 2 स्टेटमेंट दी होंगी और 2 कंक्लूजन दिए होंगे, फिर आपको ऑप्शन में से पूछा होगा कि ये स्टेटमेंट इस कंक्लूजन का आंसर बता रही है या नहीं बता रही है, या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और मैं डिटेल में अगली वीडियो में लाऊंगी। डायरेक्शंस में आपके क्या क्वेश्चन आते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सारे डायरेक्शन क्या आते हैं कि ये यहाँ जा रहा था, इतने किलोमीटर पास किया इतने टाइम में, तो वो रिसेंट उसकी क्या पोजीशन है, तो अभी की पोजीशन बताइए। तो आपको ये आंसर में लिखना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। सीक्वेंस में क्या था कि रीजम्बल हो गए या रीअरेंज वाले हो गए, सीक्वेंस आपको मीनिंगफुल पैटर्न देके किसका सेंटेंस का बताना पड़ता है। कोडिंग डिकोडिंग भी मैं आपको बताऊंगी डिस्क्रिप्शन में। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गई कि सन ऑफ डॉटर ऑफ दिस क्या लगी। मिरर इमेज क्या होती है कि आपको एरो और पॉइंट एक स्क्वायर या कोई भी शेप में दिया हुआ है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है मिरर इमेज में कि अगर ऐसी इमेज दी हुई है तो इसकी मिरर इमेज हमें बतानी होती है कि ये इसका आंसर क्या निकलेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस टॉपिक्स के मैंने डिटेल में ये
प्रीवियस ईयर देख के निकाला है कि एनालॉगी में सिमेंटिक एनालॉगी आती है, सिंबॉलिक आती है, नंबर आती है एंड फिगरल आती है। कैसे आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आपको भी नहीं समझ आएगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और अगली वीडियो में मैं बताऊँगी। एक एक टॉपिक काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में आपकी सिमेंटिक होती है, सिंबॉलिक होती है, नंबर होती है एंड फिगरल होती है। ऐसे ही ट्रेंड्स टॉपिक चलता है, स्पेस ओरिएंटेशन चलता है, वेन डायग्राम आपकी कैसे होते हैं। लेट मी शो यू। अगर आपको कोई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ए एंड बी, तो इसका कॉमन अगर सी निकल रहा है तो दैट विल बी योर आंसर। ये मैंने काफ़ी बेसिक में बताया है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, काफ़ी घुमा फिरा के आते। पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेन डायग्राम क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल में करा दूँगी। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस में भी मैं आपको कराऊंगी। सीरीज़ होती हैं आपकी और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं। इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस जो कि काफ़ी जनरल होते हैं, कॉमन होते हैं, यू कैन ईज़िली आंसर। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि आपको अपनी परसेप्शन देनी पड़ती है, इंटरप्रिटेशन से आंसर देना पड़ता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 80% अगर आंसर वही है तो वही होगा। अदरवाइज़ इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने परसेप्शन से अनदर ऑप्शन सोचा था तो वही होगा। नो, इसमें मोस्ट ऑफ द आंसर क्या है वो देखा जाता है। वर्ड बिल्डिंग हो गई कि वर्ड फ्रेम आपको कैसे करना है, तो मैं सेंटेंस के साथ वर्ड भी बढ़ाऊँगी, तब मैं बिल्डिंग भी समझाऊँगी। कोडिंग एंड डिकोडिंग इसी तरह। ऑपरेशन जो हो गया आपका, सिंबॉलिक हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन में rather than another। पंच्ड होल पैटर्न होता है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग का, फिगरल पैटर्न होता है, ऐसे ही कंप्लीशन का। तो ये आगे बताऊंगी, अभी आपको सिर्फ सिलेबस नोट करना है और समझना है कि ये टॉपिक का मतलब क्या है। बस आगे आने वाली वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाते हैं क्वांट में, यानी कि मैथ्स में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, किसी के लिए डिफ़िकल्ट सेक्शन होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, 6 to 10 तक का ही आता है। मैं इसमें बता दूं कि नंबर सिस्टम में आपकी कंप्यूटेशन आएगी, यानी कि डेसिमल आएंगे, फ्रैक्शन आएंगे, नॉर्मल आएंगे। कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए और भी हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में आपकी क्या आती है, परसेंटेज आती है, रेशियो आती है, ये आपको पता ही होना चाहिए। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट क्या है, कहाँ से कहाँ तक लेना होने चाहिए, ये भी मैंने आपका डाल दिया है। एवरेज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सिंपल कंपाउंड जो आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डिस्काउंट, ऐसे ही मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो इनकी रिलेशन बिटवीन नंबर्स क्या है, कैसे कम समय में इसे सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, ये हम जानेंगे। अलजेब्रा की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक जो अलजेब्रा होता है, स्कूल अलजेब्रा, वो उसकी आपकी आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। उसके भी फॉर्मूलेस मैंने डाल दिए हैं, आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एलिमेंट्री सर्ट्स आने चाहिए, ये सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। और लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आने चाहिए, एक्स वाई की जो लाइंस होती हैं। ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस आना चाहिए ट्रायंगल का, सर्कल आना चाहिए, एरिया वेरिया के ही क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के वही आता है, एंड में आपको वही निकालना है। और मैं आगे ये भी बताऊंगी कि आंसर ना निकले और ऑप्शन में से आंसर कैसे निकाले जाते हैं। उसके कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, ये सब पढ़ना है। एंगल्स हो गए, दिस आर वेरी कॉमन जो अब हमने पढ़े हैं, बस अभी रिवीजन करना है। रिवीजन वो वाला नहीं करना है लॉन्ग मेथड से, हमें इसके लिए अलग शॉर्ट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है और इसको वैसे पढ़ना है। मेंसुरेशन में जैसे कि मैंने बताया ट्रायंगल आते हैं, तो इसमें आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, पॉलीगन पढ़ोगे, प्रिज्म पढ़ोगे, सर्कल हो गया, राइट सर्कुलर कोन हो गया, ऐसे ही सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, पैरेलल पाइप्ड हो गया, रेगुलर राइट पिरामिड हो गया, ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस के साथ। तो ये टॉपिक सिर्फ आपको जानने हैं अभी। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, आपके रेशियोज आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं, हाइट और डिस्टेंस के,
सिंपल प्रॉब्लम्स ही आती हैं सिर्फ, जैसे कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। तो जो कुछ फैक्ट्स है जो दिमाग में रखने हैं वही यूज़ करते हुए, याद करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी मुश्किल आता है, इजी आता है, हो जाएगा शॉर्ट मेथड से। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स में आपकी जो टेबल वाले क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, ग्राफ्स हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, बार डायग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यही आते हैं 7 पॉइंट में जो मैंने डाला है। इतना ज़्यादा इसमें नहीं आता है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर देख के ही ये डेटा इंसर्ट किया है। अब जान ले कि कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं और उनका लेवल क्या होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ईजी और मॉडरेट के बीच में ही है। परसेंटेज एक ही आएगा, एवरेज एक ही आएगा, नंबर सिस्टम तो ये 1 से 3 तक देखने को मिलेंगे, ये मैंने कॉमन डाला है। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, SICI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 देखने को मिल सकते हैं। तो ये कॉमन डेटा है, इतने क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल होने ही चाहिए। टिप्स पे होने चाहिए और किसके साथ होने चाहिए, शॉर्टकट मेथड्स के साथ होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में हम बढ़ते हैं जो कि होता है करंट अफेयर्स, जिसमें कि प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो कहने की बात होती है। सिर्फ मैंने क्या बताया था, न्यूज़पेपर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। और इसमें अगर मैं टॉपिक बताऊं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने हैं। किसके पढ़ने हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के, वैदिक कल्चर के, किंग्स के नेम आने चाहिए जिन्होंने कि एंशिएंट टेम्पल बनाए हैं, इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, जैसे कि नालंदा हो गया। और आपको क्रोनोलॉजी आनी चाहिए मिडाइवल इंडिया की, जो कि हमने 8 से 10 तक पढ़ी है और अभी हम रिवाइज करने की ज़रूरत है। और उनके इम्पॉर्टेंट सिस्टम क्या है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, मूवमेंट क्या है, और उनके लीडर्स कौन कौन हैं हमें पता है, बस एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो ज्योग्राफी में क्या आता है कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ का क्या रिलेशन है, ठीक है। फेमस सी पोर्ट कौन कौन से हैं, एयरपोर्ट कौन कौन से और उनकी लोकेशन क्या है। जैसे कि प्रीवियस ईयर में अगर मैंने देखा है, आपने एनालाइज किया अगर देखा है, तो आपको कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नाम का एयरपोर्ट किस जगह है। तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बट पेपर के हिसाब से हमें करना पड़ता है कि हमें एयरपोर्ट का भी नेम जगह के हिसाब से लर्न करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के नाम लर्न होने चाहिए जो वर्ल्ड के हैं और इंडिया के, और उनकी लोकेशन, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, RBI हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये काफ़ी मैंने कॉमन इसमें इंसर्ट किया है। इकोनॉमी में आप देखें तो आपको बजट की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे कि नेशनल इनकम की, GDP की, फिस्कल डेफिसिट की, और ऐसे ही बहुत सारे की। 5 ईयर प्लान आपको आने चाहिए, उनके ईयर आने चाहिए, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसको किस किस ने दिया है, हु एडॉप्टेड, ठीक है, उसमें कौन कौन से फेमस पर्सन हैं। पॉलिटी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, उसके फंक्शन क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ कौन सी है, जैसे कि कैग हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पार्लियामेंट के फैक्ट्स पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होना चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आने वाली वीडियो में मैं ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में बताऊंगी, तो ऐसे हम प्रिपेयर करेंगे। गवर्नर के फंक्शंस पता होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है, कौन कौन से अमेंडमेंट हो रहे हैं, और अगर करंट अफेयर करे तो डेली क्या चेंज हो रहा है, कौन कौन से अमेंडमेंट हैपन हो रहे हैं, तो उस पर चांस ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन के। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है, कहाँ जैसे अभी लेटेस्ट देखें तो कौन कौन सी कंट्री में इमरजेंसी रखी है, उसका पूरा डेटा लिख लो। राइट लिसन का जो मैंने फंडा बताया था। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके सिंबल आने चाहिए, ये पता ही होता है सबको। करंट अफेयर में पॉपुलेशन सेंसस आपको पढ़ना है कि कितना है। इंडिया का 1.3 करोड़ है, 13 करोड़ है, प्लस जा रहा है। ऐसे ही टोटल वर्ल्ड का, कुछ पॉपुलर कंट्रीज़ का, एंड ऑफ कोर्स इंडियाज़ का पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बुक्स और उसके राइटर्स पता होने चाहिए,
ऑथर्स का क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर किसने अभी लिटरेचर बुक प्राइज़ जीता है, या फिर कोई भी प्राइज़ का आएगा ही आएगा। पहली स्पोर्ट्स अचीवमेंट किसने की इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए, या फर्स्ट ओलंपिक या फर्स्ट एशियन गेम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब आएगा। स्टेट एनिमल क्या आ सकते हैं, सिंबल्स क्या आ सकते हैं, अवार्ड जैसे कि मैंने बताया और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आ सकते हैं। और देखें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है ऐसे कि जो आपके टीयर 3 के लिए भी यूज़ आता है, आपको पता होना चाहिए और आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आता है, वो है आपका आयुष्मान योजना आपको पढ़नी है, पता होना चाहिए। अभी जो करंट के हैं वो मैंने इंसर्ट किए हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पोल्यूशन क्या है, ऑड इवन स्कीम क्या है जो अभी चली थी चंद्रयान 2 के बारे में, और या जो भी करंट आएगा वो आपको पता होना चाहिए। एवरी ईयर के मैं अपडेट देती रहूँगी आगे वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आगे भी मैं बताऊँगी। विमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट क्या है, विमेन के ऊपर क्वेश्चन तो डेफिनेटली पक्का है ही है। आर्टिकल्स हो गए जैसे कि अभी मैंने इसमें लेटेस्ट इनपुट डाला है, और एनआरसी के बारे में जैसे भी चल रहा था, और कोई भी जो रिलेटेड टॉपिक है करंट इवेंट के बारे में वो पता होना चाहिए। वो आएंगे ही आएंगे, कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म उसमें हो सकते हैं, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर दैट। अब इसमें क्वेश्चन जान ले कि किसके कितने आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन का ही कॉमन मैंने सिनेरियो डाला है। प्रीवियस ईयर देखते हुए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे इन सब के इतने आते हैं। सबसे ज़्यादा किसके आते हैं, करंट अफेयर्स के आती है। मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बता दिया था कि करंट अफेयर्स की क्या अहमियत है और इसे कैसे पढ़ना है। और अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इकोनॉमिक्स के ज़्यादा पोर्शन कवर होते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेबस हो गया है हमारा डिस्कस, डिटेल में टॉपिक्स मैंने सारे कवर कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, इसके बाहर कोई टॉपिक नहीं बचता है। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि एसएससी में सीजीएसएल और सीएचएसएल के अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। बढ़ते हैं एमटीएस की तरफ। क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट आती है, पियोन की, दफ्तरे की, जमादार हो गया, जेएस हो गया, जेएसओ होता है जूनियर रजिस्ट्रार ऑपरेटर, चौकीदार हो गया, सफाई वाला हो गया, माली हो गया, एट्सेट्रा। ये नहीं समझें कि ये पोस्ट काफ़ी डाउन है, कम है, तो हम इसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे। मैं बता दूं कि एमटीएस का एग्ज़ाम उतना ही टफ़ होता है जितने कि और अदर एसएससी के 9 एग्ज़ाम्स हैं, तो इसकी भी प्रिपरेशन करें। बेशक आपको देना है नहीं देना है, तो आपकी प्रैक्टिस तो होएगी ही होएगी। अब आते हैं जीडी पे। ये होता है कांस्टेबल का, तो ये होता है 100 मार्क्स का। इसमें आपके 4 सेक्शन आते हैं, पर इसमें आपको इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट करने की छूट दी जाती है कि आपका कौन सा मीडियम है। तो यू कैन टेक एनी अदर पार्ट इन पार्ट डी, इधर चूज इंग्लिश और हिंदी। सो मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग आपकी रहती ही रहती है। अब देख लेते हैं कितने मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स ईच पोर्शन होता है, 100 क्वेश्चंस हो गए और 90 मिनट्स हो गए, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलता है। एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। जान ले कि ये दूसरी एग्ज़ाम है, तो इस पोस्ट के लिए हम ग्रेड सी और डी के लिए ही रिक्रूट होते हैं, यानी कि चुने जाते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि 50-50 तो रीजनिंग और जीके के रहेंगे, पर इसमें इंग्लिश 100 की आती है और बहुत बेसिक आती है। जो मैंने आपको कवर कराए टॉपिक्स वही आते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन होता है, और ये वो दे सकते हैं जिन्हें मैथ्स नहीं आती है या कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स करने का, या बिल्कुल भी छूनी नहीं है हमें, या हमसे हो नहीं रही है, तो पर इसमें आपको स्टेनो सीखनी पड़ती है। तो अगर स्टेनो नहीं सीखेंगे तो आगे वाले टीयर के लिए फेल हो जाएंगे, इसलिए 200 मार्क्स का ये होता है। जीएसटी एग्ज़ाम का मतलब है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर।
ट्रांसलेटर के लिए आपको क्या सीखनी पड़ती है कि जनरल हिंदी आनी चाहिए और ऐसे ही सिमिलरली जनरल इंग्लिश आनी चाहिए फॉर JET। तो पेपर 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पे ही लिया जाता है। आपके सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश रहते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के लिए, मतलब कि फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन। 2 घंटे का होता है। और पेपर 2 जो होता है आपका वो डिस्क्रिप्टिव होता है। कन्वेंशनल का मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें ट्रांसलेशन और ऐसे आता है, आपको ट्रांसलेट करना है। अगर आप हिंदी का बनना चाहते हो तो इंग्लिश से हिंदी में, इंग्लिश का बनना चाहते हो तो वाइस वर्सा। 200 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स के लिए होता है। यहाँ मैंने कट ऑफ डाल दी है जो कि 200 में से मिलती है। 200 मार्क्स का होता है, मैंने अब बताया। कैंडिडेट कितने अवेलेबल हो उसके हिसाब से होता है। जनरल का अगर आप देखें तो 117। लेटेस्ट मैंने इसमें करंट डेटा डाला है, एवरी ईयर का मैं अपलोड करती रहूँगी। तो ये कट ऑफ मार्क्स वेरी करते हैं। और भी आप कैटेगरी का देख सकते हैं। तो टोटल होता है इतना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं SSC CPO की तरफ जो कि पुलिस के लिए होता है। CAPF, दिल्ली पुलिस, CISF को रिक्रूट करता है। तो जो पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है इसका, इसमें रीजनिंग, GK, क्वांट एंड इंग्लिश ही है। क्वांट मीन्स मैथ्स। तो 50-50 क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही 50 मार्क्स हैं सिमिलरली। तो ये कितने का हो गया? 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊँ तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि मैंने बताया ये 4 सेक्शन आते हैं। और 2 में आपका क्या होगा कि कन्वेंशनल होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि ऐसे आएगा। फिज़िक्स का, कंप्यूटर का, साइंस का, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन का आ सकता है। इस तरह सिमिलरली मैंने इसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फो डाली है जो कि पता होनी चाहिए, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए कि फ़ीमेल के लिए जो जनरल में है, या STs के लिए, या मेल के लिए, या बिलोंगिंग जो कि हिली एरिया से बिलोंग करते हैं और JNK, नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और चेस्ट की अनएक्सपैंडेड और एक्सपैंडेड कितनी होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट जूनियर इंजीनियरिंग की तरफ। SSC जो कि रिक्रूट करती है इंजीनियर्स की, जैसा कि मैंने बताया था, नॉट ओनली ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स बैकग्राउंड बट साइंस बैकग्राउंड ऑल्सो कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। JE के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैंने इसमें सारा डेटा पोस्ट और डिपार्टमेंट का इंसर्ट किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सारे इंजीनियर रिक्रूट होते हैं इस डिपार्टमेंट में। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे बढ़ूँगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पेपर का अगर मैं बता दूँ तो इसका पेपर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस है जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स की है। ऐसी अवेयरनेस है। जनरल इंटेलिजेंस से मेरा मतलब है रीजनिंग, अवेयरनेस का मेरा मतलब है GK। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखना है। तो ऐसे ही GK में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। फिर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें जनरल इंजीनियरिंग की और सिविल स्ट्रक्चरल की 2 आवर्स 40 मिनट्स दिए जाते हैं हर एक कैंडिडेट को। ऐसे पार्ट C में आपका मैकेनिकल के अंडर जनरल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल है वो लाई करते हैं, और इसका भी यही पैटर्न होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फो जो मैं अभी लेके आई हूँ वो ये है कि आपको फ़ोटो ID प्रूफ की काफ़ी ज़रूरत होती है, यानी कि जो कैंडिडेट्स को 2 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड वाली फ़ोटोग्राफ जो है वो ले जानी ही पड़ती है। एक ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ ले जाना पड़ता है। इसमें आपका क्या हो सकता है? आधार कार्ड हो सकता है,
प्रिंट आउट हो सकता है ई आधार का। अगर आपके पास ई आधार है तो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट स्कूल की या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसका आईडी कार्ड, या एम्प्लॉयर आईडी कार्ड अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या पीएसयू के हैं। इन सब में से कुछ भी एक ले जाना काफ़ी मैंडेटरी है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन देने जाते वक्त काफ़ी ये लोग भूल कर देते हैं और उनको इन्विजिलेटर निकाल देते हैं। तो अपना साल ना बर्बाद हो तो ये हमें प्रूफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त भी ले जाना है और एग्ज़ामिनेशन के वक्त भी ले जाना है। इनमें से कोई एक। तो गाइस इसी तरह हम सेकंड वीडियो ख़त्म करते हैं, जिसमें कि हमने एसएससी की और भी पोस्ट के बारे में जाना और क्या पेपर का एनालिसिस है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये जानना तैयारी से करने पहले से बहुत ज़रूरी होता है। अगली वीडियो में मैं टॉपिक का डिस्क्रिप्शन लाऊंगी, ये वाला नहीं कि क्या क्या आएगा, वो वाला कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, शॉर्टकट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस डाल दिए हैं, वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डाउट बता दीजिएगा, और कुछ भी समझ नहीं आया तो हम कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अलविदा लेती हूँ। इसी तरह इलॉन मस्क की मैं स्टेटमेंट डालना चाहूँगी अपनी वीडियो के लास्ट में। ही इज़ वन ऑफ माई ग्रेट मेंटर and his quotation is, if something is important enough, even if the odds are stacked against you, you should still do it। यानी कि never give up। कितने भी hurdles आ जाएं बीच में, आपको हमेशा करते रहना है। All the very best। Thank you।